तो आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके लिए जिस एक्ट पे हमें फोकस करना है वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इस एक्ट को पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। इनिशियली देयर वर सेवरल इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 1864 में पहला इनैक्टमेंट पास करा गया रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद कंसोलिडेट करे गए, अमेंड करे गए पुराने लॉज को। 1866 में रजिस्ट्रेशन ऑफ अश्योरेंस आया। फिर उसके बाद एक्ट अमेंड होता गया 71 में, फिर 77 में, फिर 1908 में नया एक्ट आया जिसका नाम दिया गया द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। बट इसमें से जो वर्ड इंडियन है इसको ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया 26 दिसंबर 1969 को, और अब इस एक्ट का नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन होता क्या है? ये एक तरीके का प्रोसेस होता है ऑफ रिकॉर्डिंग और एनरोलिंग समथिंग इन एन ऑफिशियल लिस्ट और सिस्टम फॉर लीगल रिकॉग्निशन, प्रूफ या फिर रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए। एक तरीके से किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को रिकॉर्ड करने को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये करता कौन है? एक रजिस्टरिंग ऑफिसर करता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो हो गया, ये डील करता है विद रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी। उसके बाद ये इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बना देता है, हेल्प करता है इन अवॉइडिंग लीगल कंप्लायंस। और तो और इट इज़ अ पब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और तो और ये गिव इंफॉर्मेशन टू पब्लिक रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स, ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। फ्रॉड करने से बचाता है, ट्रांसफरी को उसकी ओनरशिप राइट दिलवाता है। ये सारे इनैक्टमेंट एप्लीकेबल होते हैं टू इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये एप्लीकेबल कहाँ होता है? टू होल इंडिया। कमेंसमेंट की बात करें तो 1 जन 1909, लेकिन ये इनैक्ट कब हुआ था? 18 दिसंबर 1908। सेक्शन 2 है हमारा डेफिनेशन, जिसमें क्लॉज 1 है एडिशन। किसी भी पर्सन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो प्लेस ऑफ उसका रेजिडेंस क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या ट्रेड करता है, या उसका टाइटल क्या है। अगर वो इंडियन है तो उसके फादर का या मदर का नाम क्या है। फिर क्लॉज 2 जो है बुक, जो इंक्लूड करता है अ पोर्शन ऑफ अ बुक या फिर नंबर ऑफ शीट जो एक साथ कनेक्टेड होती हैं और एक बुक की फॉर्म में फॉर्म्ड होती हैं। थर्ड है हमारा डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ में आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो इंक्लूड करता है हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन ऑल्सो। इसमें हमारे प्लेसेस आ गए बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। फिर आ जाता है फिफ्थ क्लॉज है एंडोर्समेंट और एंडोर्स्ड। सिक्स्थ में आ जाएगी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो परमानेंटली अटैच्ड होती हैं टू अर्थ। फिर सिक्स्थ ए में है हमारा इंडिया, सेवन्थ में है लीज, एट्थ है माइनर जिन्होंने मेजॉरिटी अटेन नहीं करी होती है, लेस देन 18 ईयर्स। फिर नाइन्थ में आ जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी जो इंक्लूड करती हैं स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप या फिर फ्रूट एंड ट्री या बाकी सब। फिर हमारा टेंथ है हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो इंक्लूड करता है गार्डियन ऑफ अ माइनर या फिर कमिटी और अदर लीगल क्यूरेटर ऑफ अ ल्यूनेटिक और अ इडियट। तो अब पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट की कुछ फंक्शंस और पावर्स को। जैसे कि अंडर सेक्शन 3 उसके पास पावर होती है कि वो जो है अपॉइंट कर सकता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को। अंडर सेक्शन 5 जो है इस्टेब्लिश कर सकता है डिस्ट्रिक्ट को, सब डिस्ट्रिक्ट को। अंडर सेक्शन 6 जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकता है रजिस्ट्रार को, सब रजिस्ट्रार को। अंडर 7 वो स्टैब्लिश कर सकता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। और अंडर सेक्शन 8 जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकता है इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस को। यहाँ पर जो है हमारा सेक्शन 4 और 9 जो है रिपील्ड हो चुका है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार या फिर वैकेंसी इन हिज ऑफिस। जब भी कोई रजिस्ट्रार एब्सेंट होता है या उसकी सीट खाली होती है, ये हम बात करेंगे अदर देन रजिस्ट्रार इंक्लूडिंग प्रेसिडेंसी टाउन वालों की। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल के पास पावर हो सकती है कि वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। अब अगर हम बात करें जब रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंसी टाउन एब्सेंट होते हैं, उस टाइम पे कोई भी पर्सन जिसे इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करना चाहता है अपने बिहाफ पे, वो रजिस्ट्रार बन जाएगा। लेकिन अगर इंस्पेक्टर जनरल जो है वो फेल करता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फिल करेगा वैकेंसी को। रजिस्ट्रार एब्सेंट हो तो सब रजिस्ट्रार परफॉर्म करेगा सारी ड्यूटी। 12 कहता है अगर सब रजिस्ट्रार एब्सेंट होगा तो रजिस्ट्रार जो है किसी और को वो पोस्ट फिलअप करने को दे देगा, वो उसकी अकॉर्डिंगली, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग। 13 के अंडर जितना भी रिपोर्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 10, 11, 12, वो सब कौन देता है? इंस्पेक्टर जनरल देता है। जिसे अपॉइंट कौन करता है? हमने ऊपर पढ़ा था कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम बात करें सेक्शन 14 की जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, जिसे कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट।
अब आते हैं हमारे सेक्शन 15 पे, जो है सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। जितने भी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार होते हैं वो सील यूज़ करते हैं, जो बेयर करते हैं इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में, मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर कोई और लैंग्वेज जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है। सेक्शन 16 जो है रजिस्टर बुक्स और फायर प्रूफ बॉक्सेस। अब रजिस्टर बुक्स क्या होती हैं, जब बहुत सारे पन्ने या पेजेस जो होते हैं सीरियल नंबर वाइज एक साथ एक जगह पर रखे जाते हैं ताकि कोई उन्हें डिस्ट्रॉय ना कर सके, उनको रजिस्टर बुक्स कहते हैं। और फायर प्रूफ बॉक्सेस क्या होते हैं, जब हम इंपॉर्टेंट पेपर्स जो है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं उनको एक जगह पर रखते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सकें, उन बॉक्सेस को हम कहते हैं फायर प्रूफ बॉक्सेस। और इन दोनों को कौन प्रोवाइड करता है, बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है हमारा 16 थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में तो होते ही होते हैं, बट हम इन्हें ई फॉर्म में भी रख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि कंप्यूटर फ्लॉपीज़ के फॉर्म में, डिस्केटल्स के फॉर्म में, या बाकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। फिर आता है हमारा सेक्शन 23 पर, जो है टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। जो टाइम लिमिट है वो स्पेसिफाइड रहती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी को या तो मॉर्टगेज करते हैं या सेल करते हैं या लीज पे देते हैं या गिफ्ट करते हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो जो टाइम लिमिट रहता है रजिस्ट्रेशन का वो स्पेसिफाइड रहता है। और वो कितना टाइम लिमिट है, 4 महीने का। सपोज़ एक इंसान है ए, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी बी को, और उसने कब करी, 1 जन को, तो टिल 30 अप्रैल, यानी कि 4 महीने के पास उसका टाइम है कि वो उसे जाके रजिस्टर कर सके। सेक्शन 25 एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी अर्जेंट नेसेसिटी हुई या कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट हुआ, तो अगर इन दो रीजंस की वजह से जो है हम रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है आगे आने वाले 4 महीने और के लिए। और इसे कौन अलाउ करता है, सब रजिस्ट्रार अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर लिया था कि एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी जो है बी को सेल करी 1 जन को, तो उसे 30 अप्रैल तक रजिस्टर करानी पड़ेगी। लेकिन कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी अर्जेंट नेसेसिटी आ गई है सपोज़, तो वो जो है टाइम एक्सटेंड करा सकता है आने वाले 4 महीने, यानी कि 30 अगस्त तक। बट जब भी एक्सटेंशन होता है टाइम का, तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी एक्सटेंड करेगी। सेक्शन 28 प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। सपोज़ एक प्रॉपर्टी है जो मुंबई में सिचुएटेड है और हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन जो पर्सन ए है वो जयपुर में रहता है, पर्सन बी जो है वो यूपी में रहता है। तो इन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि भाई ऐसा करते हैं, यूपी में रजिस्टर करवा लेते हैं प्रॉपर्टी को। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर जो प्रॉपर्टी है वो मुंबई में है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, मुंबई में ही होगा। सेक्शन 32 इसमें आ जाएंगे कौन कौन जो हैं अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ पे हम हमारे ट्रांसफरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ ट्रांसफरी, और तो और एजेंट ऑफ ट्रांसफरी। जिसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 32 में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये नेसेसरी होते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 34। यहाँ पर जो है इंक्वायरी विल बी डन बिफोर रजिस्ट्रेशन। और फिर अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड होता है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए हामी भरेगा और फिर रजिस्ट्रेशन करा जाएगा एज पर द लॉज। सेक्शन 35 जो है प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। इफ एनी पर्सन बाय whom document purports to be executed is dead and his representative or assignee denies the execution, वहाँ पर रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एज टू द पर्सन। सपोज एक सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन ए है, उसकी डेथ हो गई है और वाइफ बी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने तो ये प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफ़र ही नहीं करी थी। तो यहाँ पे जो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो डिनाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन को। लेकिन अगर वो इंसान जिसकी डेथ हुई है या जिसने डॉक्यूमेंट परपट करे हैं टू बी एक्सिक्यूटेड वो एक माइनर है या इडियट है या लुनेटिक है, तो वहाँ पे देयर ऑल्सो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैन रिफ्यूज़ द रजिस्ट्रेशन। अब वो ऑफिसर जो है एक रजिस्ट्रार है और रिफ्यूज़ कर दिया है उसने करने से, तो जो प्रोसीजर जो फॉलो होगा वो कहाँ मैंशनड है, हमारा पार्ट 12 में मैंशनड है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 71। जो अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया है टू रजिस्टर, तो जो उसका रीज़न है वो रिकॉर्ड करेगा सब रजिस्ट्रार इन हिज बुक नंबर 2, जो एंडोर्स्ड होगा विद द वर्ड रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा हमारा, वो रीज़न रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो उस डिस्ट्रिक्ट में ही या सब डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड ही नहीं है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़े थे कि एक पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी जो है जयपुर में है और वो मुंबई में रजिस्टर कराने आया था, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है रिफ्यूज़ कर सकता है। फिर आता है हमारा सेक्शन 72 अपील टू रजिस्ट्रेशन। अपील फाइल करी जा सकती है बाय ट्रांसफरी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। नो अपील शैल बी प्रोवाइडेड इफ रिजेक्शन इज ऑन ग्राउंड ऑफ अनड्यूली स्टैम्प्ड या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, जैसे कि लैक ऑफ सर्टिनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, अमाउंट नॉट मेंशन, नेम नॉट प्रॉपर एंड वगैरह वगैरह। If registrar is satisfied, he can order to sub registrar that the document to be registered, फिर जो सब रजिस्ट्रार है वो उसे रजिस्टर करा देगा। अब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले आएगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा
instrument of gift of immovable property, non-instrument which acknowledge receipt or payment of any consideration, lease on immovable property, non-testamentary instrument transferring or assigning any decree or order of a court. ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। फिर आ जाएंगे हमारे सेक्शन 17(1) का ए, जिसमें 53A पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी है, जिसका भी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। फिर हम बात करेंगे 17 सब क्लॉज 2 के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट मेंशन्ड हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिनको रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमारी कंपोजिशन डीड आ जाएगी, गवर्नमेंट जो ग्रांट करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आ जाएंगे, शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी वो आ जाएंगे, कोई भी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन और इंस्ट्रूमेंट इन कोलेटरल सिक्योरिटीज़ वो आ जाएंगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। 18 में आ जाएंगे हमारे ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको अगर हमें रजिस्टर करवाना है तो हम करा भी सकते हैं, नहीं कराना तो नहीं भी करा सकते हैं। जहाँ पे हमारा आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट अदर देन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट एंड विल, फिर लीज लेस देन 1 ईयर, फिर इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल्स, फिर आ जाएगा ई आ जाएगा हमारा विल यहाँ एंड एक्सेट्रा। फिर आ जाएंगे हमारा सेक्शन 18 का ए, जो कहता है डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी अकम्पेन्ड बाय द कॉपी। 19 कहता है डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो रजिस्टरिंग ऑफिसर को समझ नहीं आते तो वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है रजिस्टर करने से, अनलेस इट इज़ अकम्पेन्ड बाय ट्रू ट्रांसलेशन इनटू अ लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट। फिर हमारे 2-3 सेक्शंस और बचे हुए हैं जो हैं सेक्शन 20। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो है खाली है, मतलब सपोज़ कोई पेजेस बहुत सारे ब्लैंक छूटे हुए हैं या कुछ तरीके की एरर्स हैं, तो यहाँ पे जो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो मना कर सकता है उन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट करने से। फिर 21 में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप और प्लान्स। 21A में आ जाएगा नो रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विदाउट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इन सब के लिए NOC ज़रूरी है, जो कौन इशू करेगा, डिप्यूटी कमिश्नर इशू करेगा। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट ख़त्म होता है। ये इसका छोटा सा जितने भी सेक्शंस हमने पढ़े उसका मतलब फ्लो चार्ट कह लो या मतलब शॉर्ट में है कि क्या क्या उन सेक्शंस में है।